नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एडवांस आयुर्वेद के हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको किडनी फेलियर के बारे में तमाम ऐसी जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जागरूक हो सकते हैं। और यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है या फिर मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसे सही मार्गदर्शन मिल सकता है और वो सही रास्ते पर चलकर न केवल अपनी बीमारी को दूर कर सकता है, बल्कि एक बार फिर से अपनी हेल्दी लाइफ का पूरा आनंद ले सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा पेशेंट है या ऐसा कोई जानकार है जिसको ज़रूरत है, वो कॉल करना चाहता है या फिर किसी भी समस्या के संबंध में बात करना चाहता है, तो कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए इसी विषय पर कुछ और जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से मैं स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक लगातार न केवल जागरूक हो रहे हैं, बल्कि उनके अपने जो व्यूज़ हैं, जो वो शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमें बहुत सारे कॉल्स मिले, बहुत सारे ईमेल मिले, जिनके माध्यम से लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को रखा है और वो जानना चाहते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उनमें से कुछ ईमेल्स को मैं अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी। पहली ईमेल हमें यहाँ पर राकेश जी ने देहरादून से भेजी है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इनको किडनी फेलियर बताया गया है और इनका लगातार इलाज चल रहा है। क्रिएटिनिन लेवल हाई यहाँ पर बताया गया है। इनका कहना है कि 1.5 से 5.8 आ चुका है, जैसा कि इनकी रिपोर्ट्स में दर्शाया गया है। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे जहाँ तक ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, पर आई थिंक स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर हो चली है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर और क्या किया जा सकता है? इसके लिए राकेश जी अपना रीनल स्कैन DTPA करा सकते हैं। उसके अंदर इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आ जाएगा। एक्चुअली मैं बता दूं, किडनी फेल होने के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। जैसे जैसे वो डैमेज होती जाएंगी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जाएगा। लोग ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की केवल मेडिसिन खाते रहते हैं और आने वाले समय में उनका इसी तरीके से क्रिएटिनिन लेवल इसीलिए बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर उनकी बॉडी में रिज्यूनेशन की जरूरत है कि थोड़ा सा रिज्यूनेट किया जा सके सेल्स को, और उसके लिए जरूरत है कि आप रीनल स्कैन DTPA कराएं और इस इलाज को जो हमारा ट्रीटमेंट है इसको एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर लें, जिससे कि आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएं। नहीं तो अन्यथा ये होगा कि जो 1.95 से आपका जो आपने बताया 5.8 हो गया, तो आने वाले समय में वो 10 भी होगा और 15 भी होगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट कोई चल ही नहीं रहा है आज तक। तो इसके विषय में थोड़ा सा आप ध्यान दें, जितनी जल्दी हो सके अपना आप ट्रीटमेंट हमारे पास में शुरू कराएं, जिससे कि मैं उसमें उस तरीके से फिर आपको आगे की सलाह दे सकूं कि आपको क्या करना है। और रीनल स्कैन DTPA हो सके तो करा के आए, नहीं करा के आएंगे तो उनका यहाँ पर हो जाएगा, हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। जी बिल्कुल। संजीव जी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या फिर जो बीमारी होती है वो जब तक बहुत अधिक ख़राब नहीं हो चुकी होती, तब तक हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती है कि ऐसी कुछ बीमारी हमारे शरीर में चल रही है या होने वाली है। तो ऐसे में जो किडनी फेलियर की स्टेजेस होती हैं, CKD1, D2, D3, ये स्टेजेस कैसे डिसाइड होती हैं और एक आम पेशेंट को कैसे पता चल सकता है कि स्थिति गंभीर हो चली है, उसको आगे बढ़ना चाहिए? एक्चुअली देखो, ये फर्ज तो वैसे डॉक्टर का बनता है कि जब भी उसके पास पेशेंट जाए तो वो बताए अपने पेशेंट को कि देखिए आपकी स्थिति ये है, आप ये वाला टेस्ट रीनल स्कैन DTPA जैसे मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया, उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही डिसाइड करता है कि आपकी किडनी की स्टेज कौन सी चल रही है। CKD1 है, CKD2 है, 3 है, 4 है या 5 है। लेकिन अधिकतर लोगों को देखा गया है, जहाँ तक मेरा अपना एक अनुभव रहा है इस फील्ड में, कि जो लोग ट्रीटमेंट करा के आते हैं उनकी स्थिति यही रहती है कि उनको कभी भी कोई उनका GFR चेक नहीं कराता, और अल्टीमेटली मैंने देखा है कि उनकी स्टेजेस अंदाजे से डिसाइड करके क्रिएटिनिन लेवल के ऊपर डिसाइड करके उनको आगे भेज दिया जाता है कि आप जाइए अपने, उनको BP की दवाइयाँ खिलाते रहते हैं कि स्टेबल है, और अल्टीमेटली वो डिटोरिएट हो जाती है। तो पेशेंट को रीनल स्कैन DTPA करा लेना चाहिए अर्ली स्टेज के अंदर ही, जैसी उसका ये समस्या हो रही है, और किसी भी मेडिसिन को खा रहा है तो उसको कंटिन्यूसली उसको 3-3 महीने में कराते रहना चाहिए, जिससे एटलीस्ट पता चल सके कि उसकी स्थिति में क्या रुकावट है, संभली हुई है या इम्प्रूव हो रही है। जो भी उसको, अगर सपोज करो कोई भी कहता है डॉक्टर कि ये मेडिसिन आप खा रहे हो, इससे आपकी स्थिति स्टेबल रहेगी, तो उसमें वो आपको पता चल जाएगा आइदर इट इज स्टेबल और नॉट। अगर वो स्टेबल है
तो फिर आप उस तरीके से उसके लिए फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्टेबल है। और अगर डिटोरिएट तो आप अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। जितनी जल्दी हो सके आप अपना इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका इलाज केवल और केवल आयुर्वेद में ही है। उसको शुरू करने का भी हमारे यहाँ तरीका यही है कि हम लोग पहले रीनल स्कैन डीटी पे करा लेते हैं कि आपकी स्थिति कितनी चल रही है, कितनी नहीं, और उसके अनुसार हर 3 महीने में उसको कराते हैं कि क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रही है तो कितने % आ रही है। तो ये इसका एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही साइंटिफिक है, और जो भी हम लोग करते हैं, जितना भी कोशिश करते हैं उसको साइंटिफिक रखने की ही करते हैं, अनसाइंटिफिक नहीं करते हैं। अंदाजे के ऊपर हम कभी ट्रीटमेंट नहीं करते कि एक पेशेंट 10 साल दवाई खाता रहे, उसके बाद उसका क्रेटिनिन 1 से लेकर 10 हो जाए और फिर हम उसको डायलिसिस के लिए बोल दें, उसके बाद में वो बेचारा इधर उधर चला जाए। तो वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती। यहाँ पर सारा साइंटिफिक प्रोसीजर से करते। जी बिल्कुल, आयुर्वेद में इलाज है और ये अब साइंटिफिकली प्रूव भी बिल्कुल, हो चुका है। वो तो कंफर्म है, वो तो लोगों को अब तो उसके ऊपर इफ एंड बट रहा ही नहीं कोई। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और समर जी हरियाणा से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। समर जी। हाँ जी। जी स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं। समर जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि टीवी सेट के वॉल्यूम को आप म्यूट करें और फोन के माध्यम से आप बात करें। हाँ जी। जी बताएं, क्या समस्या है? देखो जी, मुझे सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है। जी। सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है और मुझे थोड़ा पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई दवा इंग्लिश की खाता हूँ तो। बिल्कुल सर, इंग्लिश की दवाएं थोड़ा गर्म भी होती है ना, इसलिए उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरा मानना ये है सर कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने पेशाब की एक रिपोर्ट करा लें। यूरिन रूटीन के नाम से टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन आप अपना करा लें, और उसके अंदर जो भी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है जिसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है। तो आप अपनी यूरिन रूटीन की रिपोर्ट करा लीजिए और कराकर आप उसकी हमें मेल कर दीजिए। जो पेशेंट नहीं आ सकते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो दूर रहते हैं और उनको इलाज शुरू करना है, और वो हमारे पास दिल्ली तक आने में अगर किसी कारण से असमर्थ हैं, व्यस्त हैं, तो या उनका ऐसा इलाज चल रहा है कि वो वहाँ से निकल, कई पेशेंट ऐसा होता है कि उनका पर डे डायलिसिस हो रहा है या 2 डेज के अंदर डायलिसिस हो रहा है, तो अब वो बाहर से दिल्ली तक कैसे आएंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। तो उन लोगों के लिए सुविधा है कि वो चाहें तो जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट्स को हमारे ईमेल आईडी इस पे चल रहा होगा, या आप हमारे जो नंबर चल रहा है उस पर फ़ोन करके ईमेल आईडी पूछ सकते हैं, और उस ईमेल के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर और उसके अनुसार मेरे से सलाह मशवरा ईमेल के ऊपर कर सकते हैं, और अपनी दवा को कॉल से मंगा सकते हैं, जैसे भी फ़ोन पे ऑर्डर करके। तो वो एक पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सकती है। तो ऐसे ही मैं सर को भी बताना चाहूँगा जिन्होंने अभी फ़ोन किया, कि अगर आप आने में दिल्ली आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपनी जो भी रिपोर्ट है यूरिन रूटीन की वो आप करा के ले आइए, कराकर लेकर, और उसके बाद में अल्टीमेटली फिर आपका ट्रीटमेंट जैसे भी होगा उसको शुरू कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके उसमें आपको समाधान मिलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, और दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली ईमेल को मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी। ये सपना जी ने हमें लुधियाना से भेजी है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी बीमारी के संबंध में तो काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। वो ये है कि यूरिक एसिड एक्सेस में है अभी, और साथ ही साथ इनको यूरिन में झाग की भी शिकायत हो चली है। तो इस स्थिति में जानना चाहती हैं कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट हैं या क्या? बिल्कुल, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो मेल है इससे हमारे को ये बात एक थोड़ा सा बताना मुझे लगा कि उचित रहेगा इस वक्त में। जो भी लोग जिनको ज़्यादा मात्रा में यूरिन के अंदर झाग आता है, इसका मतलब उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रहा है, कुछ एक अलग झाग टाइप का, जैसे साबुन का झाग होता है इस टाइप का झाग आ रहा है, तो इसका मतलब उनके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। तो उसकी सबसे पहली जांच होती है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, वो चेक करा सकते हैं, या 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन वो टेस्ट करा सकते हैं अपने आसपास की लेबोरेटरी में। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका स्पष्ट मतलब है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर और पेशाब में झाग आ रहा है, तो इसका स्पष्ट मतलब इंडिकेट कर रहा है कि उनकी किडनी अंदर से खराब होना शुरू हो गई है। तो अगर कोई ऐसे दर्शक हैं जो नॉर्मल हैं और उनको लगता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो वो भी इस जांच को देख सकते हैं। अपने यूरिन के ऊपर रेगुलर मॉनिटर करें। अगर यूरिन में इस तरह की कोई समस्या आती है इमीडिएटली उसके लिए आप हमसे कंसल्ट करें। मैं बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट, जैसे मैंने बताया नॉर्मल यूरिन रूटीन तो करा ही लें, या 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन करा लें। उसमें 24 घंटे के यूरिन को रखा जाता है, और 24 घंटे के यूरिन को रखे जाकर उसमें प्रोटीन की मात्रा चेक की जाती है कि कितनी है। अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है तो इमीडिएटली उनको कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए, क्योंकि यही स्थिति आगे जाके गंभीर होकर किडनी को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए उत्तरदायी होती है।
तो जो दर्शक इसको सुन रहे हैं उनके लिए ये एक थोड़ा सा शिक्षा भी है कि अपने यूरिन की तरफ ध्यान देंगे। अगर सपोज करो वहां पर उनको कोई झाग या इस तरह नजर आएगा तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उसको लीनियंट नहीं छोड़ेंगे पूरी तरह खराब होने के लिए। क्योंकि अर्ली स्टेज के ऊपर अगर किडनी का मरीज है, हमारे पास तो लास्ट स्टेज के भी मरीज आते हैं, 0.5% किडनी फेलियर से भी हमने क्योर करके दिखाया है कि वो 0.5% से भी इस बार रिपोर्ट आई है जिसमें 10.10% आया है 3 महीने के बाद में। 0.5 ml GFR था, इस बार 10.10 ml GFR आया है, तो वहां से भी इंप्रूव होती है। लेकिन मैट्री इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी किडनी को पूरी तरह से खराब करके ही हमारे पास आए। तो वो इस तरह अपनी जितनी हो सके अर्ली स्टेज के अंदर आने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितनी पहली जल्दी अर्ली सीढ़ी के ऊपर होगे उतना उतरने में आपको समय कम लगेगा। और 10वीं सीढ़ी पे अगर आप चले गए तो वहां से उतरने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है दर्शकों से और एक सलाह भी है उनको कि अपना अर्ली स्टेज के ऊपर इलाज शुरू कराएं, ज्यादा किसी समय बर्बाद ना करें इधर उधर अपना। जैसे लोग देखता हूं मैं कि चले जाते हैं कि यहाँ चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, काफी लंबे इलाज कराते रहे और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट उनको जीरो होता है। वो बेचारे इतना समय बर्बाद करके और किडनी को डिटोरिएट करके तब वो हमारे पास पहुंचते हैं। इलाज उनका वहां से भी हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में आ रहे वहां से भी हो रहा है, लेकिन मैटर यही हुआ कि जब जो उनका अगर अर्ली स्टेज में होता तो उनको उतना कम समय लगता, अब वो लास्ट स्टेज पे आएंगे तो उतना ज्यादा समय लगेगा उनको। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि स्टेजेस किस चीज के ऊपर डिसाइड की जाती हैं। तो स्टेजेस जो डिसाइड की जाती हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर डिसाइड की जाती हैं। जिन पेशेंट्स का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 0 से 15 तक होता है उनको CKD 5 होता है। इसी तरीके से एक नॉर्मल पेशेंट का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 87 से 107 के बीच में होता है, 87 से 107 के बीच में नॉर्मली। उसको आप 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 90 को आप 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 18 पंजे 90, 18 के आप लगा लीजिए कि जिसका 18 अगर ml GFR है तो CKD 5 है। इसी तरीके से घटता जाएगा। 36 ml है, 36 ml 18 से 36 के बीच में तो CKD 4 है। 36 से लेके अपना आगे हुआ इस ये 54 तक हुआ तो वहां पर आप देखेंगे कि CKD 3 माना जाएगा, चाहे उसके अंदर आपका GFR, अब सपोज कीजिए कोई CKD 4 का पेशेंट है तो उसका अगर 18 से 36 के बीच में अगर 25 भी है तो CKD 4 उसको कहा जाएगा। ये इसके CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज के स्टेजेस को डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मुलेशन होती है जिसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है, लोग क्रेटिनिन लेवल देखते हैं, CKD 5 लिख दिया, चलो जी 5 हो गया और जाने दिया उसको आगे। वो बेचारा धक्के खा के फिर उसने डायलिसिस करा ली, फिर उसको इधर उधर के लोग मिल जाते हैं कि चलो जी आप ये करा लो, वो करा लो, ट्रांसप्लांट करा लो, और उसका बेचारे का पैसा, धन और समय और स्वास्थ्य सब चला जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जी बिल्कुल, यानी कि आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन रेट जितना अधिक होगा किडनी उतनी अच्छे से काम कर रही है। जी बिल्कुल, किडनी का काम ही फिल्टर करना होता है। जी जी, तो फिल्ट्रेशन रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा किडनी अच्छा वर्क करेगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और जीत जी हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। जीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कांटेक्ट हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसा बोला जाता है कि डायबिटीज़ जब एक बार होती है तो उसके साथ और बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आती है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी फेलियर की कितनी संभावना रहती है या कितने चांसेस होते हैं? डायबिटीज के पेशेंट को तो संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि डायबिटीज बेसिकली क्या है, जैसे एक तो वायरल इन्फेक्शन हुआ किसी को और उसके कारण किसी को टाइफाइड हो गया। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं टाइफाइड के कारण भी उनकी किडनी फेल हो जाती है, किसी का टाइफाइड की मेडिसिन के कारण हो जाती है। आजकल एक मेजर कारण है जैसे एलोपैथिक पेन किलर्स हैं, उनके कारण लोगों की बहुत किडनी, जिनको जोड़ों के दर्द रहते हैं, पेन किलर है वो खाई और उसके बाद में पेन किलर खाने वाले लोगों की किडनी फेल होती है। ऐसी हजारों दवाइयां इस वक्त मार्केट में जिनको डॉक्टर लिख रहे हैं धड़ल्ले से, और उनको खाने से उनका साइड इफेक्ट है कि वो किडनी को फेल करती हैं। तो कारण तो बहुत हैं, डायबिटीज भी उनमें से एक कारण है। मेजर कारण डायबिटीज के तकरीबन मरीजों को 95% मरीजों को न्यूरोपैथी होती है, जिसके कारण उनकी नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। और वही कंडीशन जब किडनी के अंदर आती है तो वहां की नसें श्रिंक होती हैं और अल्टीमेटली उस पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को अपनी किडनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो दवा आप अंग्रेजी की खा रहे हैं वो पैनक्रिया को स्टिमुलेट तो जरूर कर रही है, लेकिन डायबिटीज के साथ होने वाले साइड इफेक्ट्स को खत्म नहीं कर पा रही है। यानी डायबिटीज के लेवल को उसने ब्लड में कंट्रोल किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज आपकी नॉर्मल कर दी है उसने, वो शुगर का लेवल आपने उसके आपके ब्लड में उसने उसको कंट्रोल कर दिया। अब पेशेंट ये सोच रहा है कि शायद मैं एक गोली खा रहा हूं और उसके बाद में मेरे को अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा, किंतु शुगर से होने वाले जितने कॉम्प्लिकेशन हैं वो सारे शुगर की मेडिसिन लेने के बाद और शुगर का लेवल नॉर्मल रहने के बावजूद भी आपको आएंगे। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और शेख जी गुड़गांव से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। शेख जी। हाँ जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरे को ना किडनी स्टोन है जी यूरेटर में। जी,
हाँ हाँ जी बताएं। मैम तो उसके लिए फिर मुझे क्या दवाई लेना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल शेख भाई, आपको मेरे पास क्लिनिक पे आना पड़ेगा उसके लिए। जब भी आप मेरे पास क्लिनिक में आएंगे तो उसके अनुसार मैं फिर आपको बताऊंगा। इसके लिए एक टेस्ट होता है रीनल स्कैन डीएमएसए, वो मैं आपका कराऊंगा कि कहाँ कहाँ पर वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्या वो पीयू जंक्शन के पास में है या उससे नज़दीक में या थोड़ा दूर में है। तो उसके अनुसार आपकी दवा स्टार्ट की जाएगी हमारे यहाँ से बनाकर। जैसे जैसे वो आपकी दवा चलेगी तो उस वैसे वैसे आपका वो प्रॉब्लम समाधान होता जाएगा, क्योंकि कैलकुली आपके बनी है तो कहीं ना कहीं पर वो ऐसा तो नहीं कि किसी लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया हो, हाइड्रोयूरेटर हो गया हो। तो ये सारी कंडीशन को मुझे आपके अल्ट्रासाउंड से जज करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको दवा बना के देनी पड़ेगी। प्लस साथ में वो टेस्ट भी कराना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि वो क्या वो किडनी को कितना नुकसान कर चुकी है या किडनी को कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। तो उसके अनुसार आपकी स्ट्रेटेजी मेंटेन की जाएगी कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए जो आपको अर्ली इफेक्ट करे, जल्दी उस समस्या से बाहर निकाल के लेके आ सके। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई आप बाजार से दवा लेके खाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी स्टेजेस निर्धारित, अगर सपोज करो कि आपको इस तरह आप अंदाजे से दवाई खाएंगे तो वो आपकी किडनी को लेके बैठ जाएगी सर। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि बिना कंसल्टेशन के आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अगली ईमेल पर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर अगली ईमेल हमें निखिल जी ने भेजी है, जो कि मध्य प्रदेश से भेजी है। यहाँ पर ये लिखते हैं कि किडनी फेलियर अभी तक इनको पता चला है, लेकिन ये एक बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं और ऐसे में इनको जो ऑप्शन बताया गया है वो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, जो जाहिर सी बात है कि एक गरीब फैमिली के लिए उसके सामर्थ्य के बाहर की बात है। तो ऐसे में क्या कर मैडम, सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, हरीश जी तो चलो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो लोग गरीब फैमिली से नहीं भी बिलोंग कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट तो उनके लिए भी ऑप्शन नहीं है। ये तो मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में दिखा दिया। इस वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट आ चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट आ चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रिपोर्ट आ चुकी है, वेस्टमेड हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ चुकी है कि जहां पर हजारों 17,226 मरीजों पे इसको कराया गया टेस्ट को कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है। हरीश जी तो कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मैं ट्रांसप्लांट करने में असमर्थ हूं। जो समर्थ हैं उनको भी ट्रांसप्लांट के लिए मैं तो मना करता हूं, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि आप डायलिसिस कराते रहें और साथ में दवा खा के अपना काम चलाते रहें। क्यों मना करता हूं, हरीश जी को भी मैं क्यों मना कर रहा हूं कि वो चाहे गरीब है, उन्होंने ये अपनी मजबूरी लिखी है कि मैं गरीब हूं और मैं ट्रांसप्लांट कराने में असमर्थ हूं। जो समर्थ हैं वो भी नहीं कराएं। क्यों नहीं कराएं? क्योंकि ये अब प्रूव हो चुका है कि जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है वो 32 टाइप के कैंसर आपकी बॉडी में करती है। जिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान या जानकारी लेनी हो वो गूगल के ऊपर जाएं और नॉर्मल लिखे कैंसर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कोई भी इस तरह का टैग डालेंगे, इमीडिएटली उनके सामने आ जाएगा कैंसर रिस्क फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कि कितने प्रकार के कैंसर कहां कहां पर रिसर्चेज हुई हैं। पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर रिसर्चेज हो चुकी हैं और ये क्लियर हो चुका है कि चाहे वो लंग ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर ये अपना किडनी ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं उसके बाद ली जाने वाली इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के द्वारा 32 प्रकार के कैंसर डिटेक्ट हो चुके हैं जो इंसान के शरीर में होते हैं, जिनमें हॉकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा, स्किन कैंसर, ऐसे कई प्रकार के कैंसर हैं जो डेवलप होते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट का तो मेरे को समझ नहीं आता कि वो किस प्रकार से ट्रांसप्लांट के लिए कोई सजेस्ट करेगा कि एक आदमी एक बीमारी के लिए गया और उसको ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट कर दिया, उसने 5-10 लाख लगा के ट्रांसप्लांट भी करा लिया, उसका ये भी पता नहीं कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, अगले दिन भी फेल हो सकता है। साल 2-4 साल चल गया तो उसकी दवाइयों से कैंसर हो जाएगा। तो एक बीमारी के लिए ये कैसा ट्रीटमेंट हुआ कि एक बीमारी को खत्म करने गए और ऐसी बीमारी और लग गई साथ में कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरा मत यही है कि ट्रांसप्लांट की सोचना भी नहीं। जी, हम आगे बढ़ेंगे और कोटा से रामेश्वर जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। रामेश्वर जी। जी हाँ जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? हम तो थोड़ी शिकायत है, मच्छर की शिकायत है। किसकी? जी, किसकी शिकायत है? मच्छर की शिकायत है, ब्लड आता है, ब्लड। मस्से की शिकायत है? नहीं सर, ये जो प्रोग्राम है, क्षमा चाहूंगा, ये प्रोग्राम किडनी फेलियर वालों के लिए, ये बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और कैंसर है। तो मेरी लोगों से हाथ जोड़ के विनती और रिक्वेस्ट है कि जो इनसे संबंधित जो लोग हों, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और कैंसर, वो मुझे फ़ोन करके अपनी समस्याओं को बताएं, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूं बेसिकली इन बीमारियों का। बाकी और तरह की जो समस्या आप बता रहे हैं इनका भी आयुर्वेद में इलाज है। इसके लिए जो आपके आसपास में आयुर्वेदिक डॉक्टर हों जो इनका जैसे बवासीर का या इस तरह का इलाज करते हो, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि मेरी ये सब्जेक्ट नहीं है और मैं अपने सब्जेक्ट के अलावा और किसी चीज़ का इलाज नहीं करता सर। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको संजीव जी ने बता दिया है और मैं भी अपने दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि किडनी फेलियर, लिवर फेलियर या फिर कैंसर से रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं।
फ़ोन अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, जिसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, दिल्ली आ पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप ईमेल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को संजीव जी तक पहुंचा सकते हैं और कुरियर के माध्यम से आप अपनी मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अगली ईमेल को अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। ये ईमेल हमें अनिल जी ने कोलकाता से भेजी है और यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि फादर का यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल हाई है, काफ़ी हाई है। डॉक्टर्स का कहना है कि 90% तक किडनी फेल हो चुकी है। मैंने काफ़ी दिनों से आपका कार्यक्रम देखा है और इसलिए अब आपसे राय जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। नहीं, जैसे मैं सभी को बताता हूं कि जिसको भी इस तरह की समस्या, किडनी फेलियर है या इस तरह की जो समस्या है, उन पेशेंट्स को इमीडिएटली अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर वो कोलकाता हैं, दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको अपनी रिपोर्ट ईमेल पे वो डलवा दें अपने फादर साहब की। मैं उनको चेक करूंगा, उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट चल जाएगा। क्योंकि मेरे को बेसिकली करना क्या है, मुझे तो यही करना है ना कि उनका ट्रीटमेंट करना है, उनकी रिपोर्ट्स देके, चाहे वो यहाँ पर आए चाहे वो मेरे पास नहीं आए। मेरे लिए तो बेसिक चीज़ रिपोर्ट है। अगर मुझे लगेगा कि उनमें वो रिपोर्ट नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं उनको ईमेल के ऊपर ही सजेस्ट कर दूंगा कि भाई आप अपना एक काम कीजिए, आप अपना इसके ऊपर रिपोर्ट में ये वाली रिपोर्ट और करा के ईमेल कर दीजिए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड ही विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि एज सून एज पॉसिबल आपके पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो जो लोग दूर से, फिर उनके लिए ये एक मैसेज है कि जो लोग दूर से नहीं आ पा रहे हैं, वो ईमेल पे अपनी रिपोर्ट करा दें और जितनी जल्दी हो सके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अनिल जी को तो आपका गाइडेंस मिल गया है और कॉलर्स हमारे साथ और बहुत सारे हैं, लेकिन समय का हमें यहाँ पर इशारा मिल चुका है, तो इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। यदि आपकी कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं किडनी फेलियर, लिवर फेलियर या फिर कैंसर को लेकर, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। संजीव जी स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 01148070707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।